चलिए तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर रचित आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं वर्ग 3 की अगली क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो कि वर्ग 3 के बदले हुए सिलेबस के बेसिस पर सारी की सारी अपन कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 19 सोशल साइंस स्पेशल नाम से हम सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको मैंने 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। आज आपके सामने जो मैंने लास्ट क्लास में स्केड्यूल को कराया था, उसकी जो कुछ पार्ट्स रह गए थे अभी अपने मे बी स्केड्यूल 8 तक हो गई थी, तो स्केड्यूल 9, स्केड्यूल 10, 11 एंड 12 इस क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं स्केड्यूल 1 जल्दी जल्दी। स्केड्यूल 1 में मैंने आपको बताया था यूनियन एंड स्टेट के बारे में जानकारी है। स्केड्यूल 2 में मैंने आपको बताया था, इसमें आपको सैलरीज के बारे में जानकारी मिलती है। स्केड्यूल 3 में ओथ एंड एफर्मेशन, स्केड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और स्केड्यूल 5 में जो प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरिया, और स्केड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट थे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन किया गया था। और स्केड्यूल 7 में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए उसके लेकर 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और स्केड्यूल 8 में मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई थी, जिससे मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में ऑफिशियली 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें अंतिम रूप से मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। आज की क्लास में हम जानेंगे स्केड्यूल 9 के बारे में। तो स्केड्यूल 9 के बारे में अपन चलते हैं। देखो, सीधी सी बात लिखेंगे, लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। हिंदी में इसको लिखना चाहे भूमि सुधार से संबंधित कानून, भूमि सुधार से संबंधित कानून। इसमें जानकारी मिलती है। अब स्केड्यूल 9 पहले नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया, तो आप याद रखेंगे, इसको जोड़ा गया था बाय फर्स्ट, आप इसको याद रखेंगे, इसको कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और उस समय जो सरकार हुआ करती थी वो हुआ करती थी, पीएम थे इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय पीएम हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब प्रश्न इस बात का है कि सर इसमें है क्या, वो तो थोड़ा मुझे बताओ। तो इसको मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, पहले अपन समझते हैं। इसमें कुछ ऐसे कानून डाले गए जो जमीन से रिलेटेड थे। ऐसे कानूनों को जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित थे, और इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। ये इसमें लिखा था। अब प्रश्न इस बात का है कि सर हमें जुडिशियल रिव्यू नहीं पता क्या होता है, तो अपन इसको समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू
जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसको अपन समझते हैं। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनः अवलोकन, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनः अवलोकन। सुनो ध्यान से, जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई मैटर होता है, या किसी प्रकार के संविधान का उल्लंघन होता है, या कोई भी वारदात होती है, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर पाते हैं। लेकिन ऐसे कानून या ऐसे सब्जेक्ट जिनको मैंने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 में इसको ऐड कर दिया, तो यदि आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते? कोर्ट में। यानी कि आपके उस मैटर का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आप कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट को क्या नहीं कर सकते? आप चैलेंज नहीं कर सकते। सीधी सी बात बोलूं मैं, जमीन से संबंधित कुछ कानून थे उसमें ऐड किए गए, इनको लेकर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाते थे। ऐसा किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो जमीन में या भूमि से संबंधित कुछ सुधार करना चाहती थी। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, पहले क्या होता था कि जितनी भी जमीन थी, आप ऐसे समझेंगे 90% जो जमीन थी जब देश आजाद हुआ था, वो 90% जमीन जमींदारों के पास थी। किसके पास थी? जमींदारों के पास। और 10% जमीन थी वो पीसेंट के पास थी। यानी किसानों के पास थी, फार्मर्स के पास थी। अब जब ये अनुसूची को जोड़ा गया 9वीं, तो इसमें बोला गया कि जो जमींदारों के पास 90% जमीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसको? किसानों को, जिससे देश में समानता है। क्योंकि भाई जो जमींदार है इसने जमीन को 90% जमीन देश की जमींदारों के पास थी। जो किसान खेती कर रहा है, फसल को उपजा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, उसके हिस्से में 10% जमीन। तो सरकार ने सोचा ये तो गंभीर मुद्दा है, तो कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिससे क्या हो कि किसानों को भी जमीन मिल पाए। और जब ये कानून बने और किसानों को जमीन मिली तो जमींदारों को आपत्ति हुई। सरकार ने सोचा ये कोर्ट जाएंगे, केस लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, भूमि सुधार कानून में एक बात को ऐड कर देते हैं कि भूमि सुधार कानूनों का, लैंड रिफॉर्म एक्ट का, लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छी बात है, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया गया। इसको थोड़ा सा आप और समझे ध्यान से। अपन जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी, आप कहेंगे सर डीपीएसपी क्या है? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तत्व के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। इसमें आर्टिकल 39C लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्य वेल्थ का जो कंसंट्रेशन होगा, उसको रोकेगा। ऐसी बात लिखी है आर्टिकल 39C में। जो भी वेल्थ का जो भी कंसंट्रेशन होगा, स्टेट की ड्यूटी होगी कि उसको रोके। क्यों रोके? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्वायर करेंगे, और जब प्रॉपर्टी ज्यादा एक्वायर होगी तो देश की डेवलपमेंट में बाधा आएगी। कैसे आएगी? जैसे एक व्यक्ति है, इसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया और खरीद कर उस पर उसका आधिपत्य हो गया। अब सरकार वहां से रेलवे लाइन निकालना चाहती है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति मना कर देगा, बोलेगा साहब ये तो मेरी जमीन है, यहां से रेलवे लाइन नहीं जाएगी, तो देश का विकास रुकेगा। तो सरकार की ड्यूटी है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो केंद्रीकरण है मनी का, धन का, उसको रोका जाए। ऐसा लिखा आर्टिकल 39C में। एक आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, आर्टिकल 19F। इसमें भी यही बात लिखी है। ये भी प्रॉपर्टी से संबंधित है। कैसे संबंधित है? प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने के लिए बोलेगा कि आप कितनी भी प्रॉपर्टी को कलेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है
लेकिन आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 ये जो बोलता है कि आपकी जमीन का आपको मुआवजा मिलेगा। क्या मिलेगा? मुआवजा। इसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात बोली गई है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके वेल्थ या प्रॉपर्टी से संबंधित। अब मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई, इसको समझते बहुत ध्यान से। आप राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ये दोनों आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने क्या कहा? ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और हमने पढ़ा है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए, जब 1951 में जब 9th शेड्यूल को जोड़ा गया तो जो जमीन थी वो जमींदारों से उठाकर किसानों को दे दी, तो जमींदार तो कह रहे हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, और आप कह रहे हैं इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, हम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। तो ये कैसी बात हुई? ये कैसा संविधान है जो एक तरफ हमें कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बोल रहा है कि नहीं, शेड्यूल 9 में लिखा है कि आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये बड़ा संकट का विषय बन गया। अब क्या करते हैं इसमें? अब इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आगे देखते सीखिए। सब 9th शेड्यूल की कहानी चल रही है। आपको मैंने इसमें बहुत सारा डाटा बता दिया। ज्यादातर किताबों लिख देते हैं ना, लैंड रिफॉर्म एक्ट से संबंधित थी। आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, तो इतना याद रख लेना, शेड्यूल 9 रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एक्ट एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून से संबंधित है। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसको डिटेल से समझना है, सारी बातें आपको बता रहा हूं। अब तो बड़ी आपत्ति आ गई, क्या हो? तो 1973 में एक केस आया। कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम केरल, केरल, केशवानंद भारती वर्सेस केरल केस। 13 जजों की एक बेंच लगी इसमें, 13 जजेस की एक बेंच। और उसमें निर्णय क्या आया कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैज राइट, पार्लियामेंट हैज राइट टू amend any parts of Constitution of India। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी पार्ट में अमेंड कर सकती है। आर्टिकल पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, लिखा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो हटा सकती है, लेकिन नहीं, इसमें लिखा जरूर है। इसका जजमेंट जो आया था उसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हिंदी में लिखना चाहे तो संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन।
संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, बदल सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब समझे क्या है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल केस आया, 13 जजों की बेंच बैठी। इसमें जजमेंट आया कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का? बेसिक स्ट्रक्चर समझो, जैसे जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अपन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? आप कहेंगे सर बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा, जैसे एक घर होता है, एक घर पिलर्स पे बना होता है और फिर इसके ऊपर हमारा घर बनता है, ये हमारा घर बनता है ना, इसके ऊपर हमारा घर बनता है। जमीन के अंदर ऐसे पिलर्स होते हैं, इसकी जो नींव होती है वही संविधान का ढांचा। संविधान का भी तो कुछ आधार होगा जिस पर सारे लॉज लिखे गए हैं। अगर आप उसी आधार को बदल देंगे तो क्या संविधान का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स में जो बातें लिखी हैं, पार्लियामेंट उनको अमेंडमेंट तो कर सकता है, पार्लियामेंट उनमें अमेंडमेंट तो कर सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी आधारभूत संरचना है, जो उसका मूल ढांचा है, उसको नहीं बदल सकता। यानी सिंपल वे में बोले, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल को यदि संसद ये कहे कि हम तो बिल लेके आएंगे एक और इस नियम को बदल देंगे कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो पता क्या होगा? कोर्ट बोलेगा कि आपने मूल ढांचे में परिवर्तन कर दिया, जो बात लिखी है उसको आप बदल नहीं सकते। यानी कि अपन एक बात इसमें और जोड़ देंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और उसने कह दिया कि पार्लियामेंट महोदय, कि संसद के समस्त पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महोदय, आप जो बिल लेकर आ रहे हैं ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है। कोर्ट को कितना कहना है, जैसे ही उसने कहा वो बिल तुरंत की तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक केस और आएगा, वो समझते हैं। इतना इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, पेपर आपका नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसा मेरा मानना है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलो अगले केस की ओर चलते हैं अपन। इसी के बाद एक केस और आएगा, आईआर कोहिलो केस। ये आएगा अप्रैल 1973। इस केस का जजमेंट क्या आया? इसका जजमेंट आया कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित, लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से संबंधित कानून का जुडिशियल रिव्यू होगा। सारी कहानी को एक बार और समझो। देखो, पूरी कहानी को अपनी एक बार फिर से समझते हैं।
शेड्यूल 9 में लिखा है कि लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित कानून। क्या कानून है? जो देश की 90% जमीन है वो जमींदार के पास है, वो लैंड लॉर्ड के पास है। उस जमीन को हम पीजेंट किसानों को कैसे दें, इसको लेकर कानून आए इस शेड्यूल 9 में, और इसको जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। अब जब ये कानून आए तो मैंने किसानों को जमीन दे दी, लेकिन जमींदारों की जमीन छिन गई। अब वो कहां जाएंगे? कोर्ट। तो हमने इस शेड्यूल में एक बात जोड़ दी 9 में कि जो भी इसमें कानून लिखे हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छी बात है, जोड़ दी। दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत क्या होगी वो समझते हैं। दिक्कत ये हो गई कि आर्टिकल 19F में हमें प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया है, आर्टिकल 31 में भी दिया हुआ है। जब फंडामेंटल में कोई बात लिख दी जाती है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, तो उस चीज को लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं। अब तुम कह रहे हो 9th शेड्यूल में कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब सरकार हमें कोर्ट जाने से रोक रही है, जबकि संविधान तो हमें पावर दे रहा है। संविधान तो कह रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल 9 रोक रही है। अब तो बड़ा नाटक हो गया। अब एक समस्या आई। समस्या क्या आई? एक केस आ गया, केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल। 1973 में आया ये केस। 13 जजों की एक बेंच बैठी और इसमें निर्णय निकाला कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। कहेंगे इसमें क्या नई बात है, लेकिन अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान को जब बनाया जा रहा था तो उसमें कुछ आधारभूत, जो उसका आधार था, जो संविधान को संविधान बनाता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बात मैं बताऊंगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। समझे बात को? इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं बताऊंगा। बात समझना मेरी, ठीक है? एक केस और आ गया अप्रैल में, IR कोयलो केस। इसने कहा कि अब लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कि पहले तो 1951 में मना कर दिया सरकार ने अपना संशोधन करके, जब इतने सारे केस लगे, बहुत सारा नाटक हुआ, तो 1973 आते आते लगभग 22 सालों के बाद हमें कोर्ट ने पावर दे दी कि अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। और आपको पता है कुछ समय बाद ही सरकार कितनी खतरनाक है, कुछ समय बाद उसने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कोर्ट क्यों जाएंगे? अब एक काम करते हैं, एक अमेंडमेंट कर देते हैं, एक 44th संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन। और CA का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब होगा? 1978 में। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब जाओ कोर्ट, कैसे जाओगे? और राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 में लिखा था, इन दोनों को उठा के कहां डाल दिया? आर्टिकल 300A में, और इसको क्या बना दिया? एक लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट। यानी कि अब संपत्ति का आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपका कहीं खेत है, आपका कहीं प्रॉपर्टी है, और सरकार को लगता है कि यहां रेलवे लाइन निकलेगी, यहां सरकारी स्कूल बनेगा, तो सरकार बोलेगी कि सर इस जमीन को बेचिए, हम आपको इसका मुआवजा दे देंगे, अगर आप नहीं बेचते हैं तो हम आप पर कार्रवाई कर देंगे। वो बोलेगा नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो वो याद दिलाएगी बेटा आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया 1978 में, कहां सो रहे हो? वो कहेगा मैं कोर्ट चला जाऊंगा। वो कहेगा चले जाओ, राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं है, ये तो एक कानूनी अधिकार है, ये तो एक फंडामेंटल राइट सही नहीं है। अब कोर्ट तो तब जाओगे ना जब फंडामेंटल राइट हो, और आपके साथ गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा है, लिख दिया अमेंडमेंट करके, बात खत्म। इतनी सी बात थी शेड्यूल 9 में, सिंपली याद रखना है, वो मैंने बता दिया क्या याद रखना है। जिसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो कह रहा है कि सर हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, उसके लिए बस इतनी सी बात है, उसको इतना सा याद रखना बस।
ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बातें हैं नीचे की, ठीक है। चलो अगले स्केड्यूल की ओर चलते हैं। अगला स्केड्यूल है स्केड्यूल 10। इसमें लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में इसको बोलेंगे दल बदल कानून। अब इसको मैं कब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं पॉलिटी के अंदर ले चलूंगा। ये दल बदल कानून क्या है, देखो पहले क्या करते थे लोग, बाग जीत गए भारतीय जनता पार्टी में, मौका मिला पार्टी चेंज कर ली, दल को बदल लिया आपने, दल बदल। बीजेपी के थे चले गए कांग्रेस में, या कांग्रेस के थे तो आ गए बीजेपी में। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। 5 कंडीशन है इसमें। कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी बहुत ज्यादा डिटेल से। अब पार्टी नहीं बदल सकते, और इसको आपको याद रखना है कब जोड़ा गया, कब बदल सकते हैं, वो उसकी 5 कंडीशन है। इसको जोड़ा गया एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985। बात खत्म। अपन चलते हैं स्केड्यूल 11 की ओर, जिसमें अपन पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पंचायत के बारे में। चलो स्केड्यूल 11 पंचायत। पंचायत में ठीक है, ये भी पहले नहीं थी, आपको पता है। 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया? एडिड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पूछाएगा सर इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, कितनी बातें लिखी हैं पंचायत वाले कानून में, पंचायत वाली स्केड्यूल में? तो सब्जेक्ट है 29। बहुत सिंपल है ये, तो याद रखना, ठीक है। और बताओ सर हमें कुछ नया और बताते हैं आपको। हम आपको नया बतानी तो आए हैं, और बताएंगे, ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है। चलो स्केड्यूल 12 अनुसूची 12, इसमें लिखा है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका। और पता है आपको नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट आते हैं? इसमें सब्जेक्ट आते हैं 18 विषय आते हैं इसमें। और इसको कब जोड़ा गया, तो आप ये भी याद रखेंगे, एडिड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें जोड़ा गया। अब ये 18 विषय है कौन से सर, हमें थोड़ा बता दो। तो सिंपल है, ब्रिज के संबंधित काम, पुल बनाना, ठीक है, अर्बन प्लानिंग करना, पंचायत में होगा रूरल प्लानिंग करना, है ना। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ हो गया, है ना। इसके अलावा जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, जो ग्रेवयार्ड होते हैं, है ना, जो उससे संबंधित चीजें होती हैं, उनका रखरखाव करना, सड़कों को साफ सुथरा रखना, है ना, सीवेज व्यवस्था को अच्छा बना के रखना, ये सारे के सारे इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। हम जब आपको पढ़ाएंगे अंदर की बात है, तब नगर पालिका और इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा आर्टिकल 243 में, ठीक है। और यहाँ मेरे अगली क्लास का समय हो चुका है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले क्लास में अपन पार्ट 1 में सीधा आर्टिकल 1 उठाएंगे, और आर्टिकल 1 से धमाकेदार तरीके से अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ये आपको वर्ग 3 तो एक बहुत छोटी सी चीज है, ये आपको ना जाने कितने एग्जाम में काम आने वाली है। मैंने आपसे बोला है, आपने जहां से पॉलिटी पढ़ के रखी है, उस पॉलिटी के ज्ञान में आपके अचानक से 200%, 300%, इवन 500% की बढ़ोतरी होने वाली है। जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपका GKGS एजुकेटर रचित आप लोगों के साथ खड़ा हूं, ठीक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। और आप दिन में देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे, और आप रात में देख रहे हैं तो हैव अ गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। बाय, टेक केयर।